अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर रिजवान हमारे साथ हैं उस मौके पर जब ईरान की जंग शुरू हो चुकी है और जो डर था हम सब के ज़हनों में कि वो वक्त आ ना जाए कहीं कि जब इज़राइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर चढ़ाई कर दें। लेकिन आपको याद है हम तो पिछले 6-7 सालों से इसको कवर कर रहे थे। अमेरिका कभी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा देता था, कभी एक दो कमांडर्स को मार के वो फिर मामला डीएस्केलेट हो जाते थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, मामला बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अब तो इकनॉमिक वॉरफेयर का आगाज़ हो गया है। तो आज हम रिजवान से यही जानने की कोशिश करेंगे इस जंग की डायनामिक्स और इसकी टाइमिंग, इसको इस वक्त क्यों शुरू किया गया है। मतलब क्या ये किसी राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे थे ये जो अमेरिका और इज़राइल हैं, और भी बड़ी चीज़ें हम देखेंगे कि नेटो का इस वक्त तक ना इसमें इन्वॉल्व होना और एनर्जी प्राइसेस का इतना ऊपर चले जाना और गल्फ़ का रिस्पांस और कुछ पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान किस तरह इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं आज रिजवान। थैंक यू सर, एक बार फिर आप आए लोगों की पुरजोर फरमाइश पर, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आपको ना बुलाना बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही नाजुक दौर में हम दाखिल हो चुके हुए हैं। आपको याद है हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात भी की थी कि इंटरनेशनल ऑर्डर टूट गया है। रप्चर की बात की थी मार्क कार्नी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो पुराना दौर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और उसके बाद फिर आपने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, सदर को ही अगवा कर लिया। फिर उसके बाद अब ये ईरान के ऊपर हमला काफ़ी देर से प्लान हो रहा है। मुझे याद है मैं स्कूल में ही था तो एक न्यूज़पेपर के अंदर, डॉन के अंदर एक आर्टिकल शाया हुआ था कि उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म आरियल शरोन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मार्च 2007 में, यानी आपस में ही अनऑफिशियली उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ था कि ईरान पे हमने हमला कर देना है। और ये लगभग कोई उनकी फरवरी 2006 में मुलाकात हुई थी, लेकिन वो हो नहीं सका। शायद उसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि आरियल शरोन उसके बाद कोमा में चले गए और कोमा के अंदर ही फिर मौत भी वाक़ हो गई। तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि ईरान पे एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर लेते हैं, अमेरिका पीछे हट जाता है, फिर एग्रेसिव पोस्चर लेते हैं। ये तो 2018 से ही हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव होता है फिर पीछे हट जाता है। वो कासिम सुलेमानी को टारगेट किया, जो कि सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि अमेरिका इस तरह करेगा, लेकिन उसने किया। और उस वक्त वो एक बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। एक ईरानी एक मुल्क के जनरल को इस तरह असैसिनेट कर देना। लेकिन हमने ये सोचा था कि शायद वही आखिरी, यानी इससे आगे नहीं अमेरिका जाएगा जी। लेकिन मसला दरअसल जिहाद अब ये है कि ईरान के पीछे इस वक्त जाने का जो मकसद है वो ये है कि अमेरिका अपना रिट्रीट अनाउंस कर चुका हुआ है। ये रिट्रीट की बात हमने इस पॉडकास्ट में की थी। हमने की हुई है इस पॉडकास्ट में। अमेरिका निकल रहा है डिफरेंट रीजन से, चाहे मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो, यानी वो बेसिकली अमेरिका ने ईस्टर्न हेमिस्फीयर से निकलना है। उसने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना ना तसल्लुत कायम करना, और वहीं से उसने अपने आप को ना, यानी वो कहते हैं ना कि एक फोर्ट्रेस मेंटालिटी, वो उस मेंटालिटी में अब अमेरिका एंटर हो चुका हुआ है। मसला दरअसल है इसराइल के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस 3 ममालिक हैं जिनके ना अहदाफ एक हैं, इसराइल, सऊदी अरब और ईरान के। लेकिन तीनों अहदाफ एक है, लेकिन हर किसी का जो रुख है वो मुख्तलिफ है। इन सब को अपने रीजन के अंदर ना हेजमोन बनना है, हेजिमनी चाहिए सबको अपनी अपनी हेजमनी चाहिए। ईरान, इसराइल और सऊदी अरब। ईरान को अपनी हेजमनी चाहिए, इसराइल को अपनी चाहिए, सऊदी अरब को अपनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसराइल के लिए, जो एक डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि कन्फ्रंट जो कर सकता है आइडियोलॉजिकल लेवल पे और सिस्टम लेवल पे, वो है ईरान। ईरान क्यों कर सकता है कि
अभी आपको पता है कि इनके एक सुप्रीम लीडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली लारीजानी को इन्होंने असैसिनेट किया है पिछले दिनों, और बहुत से लोगों ने इसकी बात भी की है, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि अली लारीजानी ने जो अपना थीसिस लिखा हुआ है इमैनुअल कांट के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने बात क्या की हुई है, व्हाट ही इज़ प्रपोजिंग, क्लेम क्या है, ओरिजिनल क्लेम 95 में ये थीसिस उन्होंने अपनी लिखी थी इमैनुअल कांट पर, इमैनुअल कांट पे, उनको पढ़ के। और इमैनुअल कांट को उस थीसिस के अंदर बेसिकली अली लारीजानी ने कांट की फ़िलासफ़ी को इस्तेमाल करके मगरबी तहज़ीब को एक टाइप का वो किया, कन्फ्रंट किया कि जो तुम लोग ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, लिबरल डेमोक्रेसी, और यानी मैं इसको मार्केट कैपिटलिज्म कहना नहीं चाहूँगा, कैपिटलिज्म तो अब पता नहीं अजीब सा ये फेज़ में एंटर हो चुकी हुई है, जो इसका ये वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रचार करते रहते हैं ना पूरी दुनिया में कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उस थीसिस के अंदर अली लारीजानी कांट को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि कांट की एक फ़िलासफ़ी थी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इल्म जो है ना वो उसकी एक हदूद मुकर्रर है, और वो हदूद हर कौम या हर तहज़ीब के वो स्ट्रक्चर्ड हैं, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री आ गई, ट्रेडिशन आ गई, कल्चर आ गया, मज़हब आ गया, ये इल्म की हदूद है। और अली लारीजानी का जो क्लेम है वो ये है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो कि मगरिब में चल सकती है ना, उसको ये पूरी दुनिया में नहीं चला सकते। जो वेस्ट कोशिश करता है कि सारे इसको अडॉप्ट करें, कैपिटलिज्म आ गया, ठीक है, वही बात कि कैपिटलिज्म जो कि चल सकती है जिस तरीके से भी चल रही है वेस्ट के अंदर, वो पूरी दुनिया में नहीं चल सकती, ठीक है, क्योंकि वही बात आ गई ना, तहज़ीब मुख्तलिफ है, जोग्राफी मुख्तलिफ है, तारीख़ मुख्तलिफ है, लेकिन जो वेस्ट क्लेम कर रहा है, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्लेम कर रही है कि नहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अली लारीजानी ने कहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कांट ये सब्जेक्टिव है, दे कैन ओनली वर्क इन द वेस्ट, नॉट इन द एंटायर वर्ल्ड। और इसके अंदर उन्होंने जो ईरानी इनकलाब आया, कांट को ही उन्होंने इस्तेमाल किया कि जहाँ पे कांट ने कहा है कि जो फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़, ड्यूटी इज़ द टॉप मोस्ट मोरल गुडनेस, उसे इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ईरानी इनकलाब जो है उसका मौजूद होना, उसकी जदोजहद के अंदर आगे बढ़ना ड्यूटी है। सो नो मैटर उसके कौन से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो ड्यूटी इज़ द हाईएस्ट मोरल गुडनेस। यहाँ पे बेसिकली अली लारीजानी क्या करना चाह रहे हैं, ही इज़ गिविंग वेस्ट का ही फ़िलोसॉफ़िकल थाट लेकर उन्होंने एक बुनियाद बना दी है ईरानी इनकलाब की, बड़ा कमाल का काम किया है। और यही वो चीज़ है फ़िलोसॉफ़िकल, इसी अली लारीजानी का जो थीसिस है इसके ऊपर जहाँ पे वेस्ट को यही लगा कि भाई ईरान बड़ा स्टबर्न है, वो बेसिकली ये नहीं समझ रहे थे कि नहीं ये बेसिकली किस फ़िलोसॉफ़िकल थाट से आ रहे हैं, उसके पीछे एक पूरा थॉट है, और वो एक सिस्टम खड़ा हो गया, निज़ाम खड़ा हो गया, ठीक है। अब वो निज़ाम इतना तवाना निकला है कि आप ये देखें यार, लिबिया के अंदर जिहाद, मोहम्मद अल-कदाफ़ी को असैसिनेट किया, निज़ाम गिर गया। इराक़ में सद्दाम हुसैन गया, निज़ाम गिर गया। सीरिया के अंदर बशार अल-असद, निज़ाम गिर गया। यही थॉट के साथ अमेरिका गया ईरान के अंदर कि भाई हम, अच्छा, इससे पहले इवन तालिबान का निज़ाम भी कुछ अरसे के लिए गिर गया था, 20 साल गिर रहा है। जब तालिबान पर उन्होंने बमबारी की है, जो जिस लेवल की अभी ईरान पे हो रही है, उससे शायद थोड़ी ज़्यादा थी उस वक्त 9/11 के बाद, लेकिन उनका भी निज़ाम गिर गया था उनका, क्योंकि वही बात आ गई ना कि फिलोसॉफिकल थॉट नहीं था कोई भी उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बस उनको अपनी हुक्मरानी चाहिए थी। यहाँ पे एक निज़ाम मौजूद है, और अब जाकर 1 मार्च से ये जंग शुरू की हुई है अमेरिका ने और इसराइल ने, और हमें जाकर पता लगना शुरू हो गया कि वो निज़ाम किसी शख्स के गिर्द नहीं घूम रहा था। जहाँ पे हमें लग रहा था कि
वो आयतुल्लाह खामेनी के गिर्द ये निज़ाम चल रहा है। अगर उनको असैसिनेट कर दिया तो इट्स ऑल ओवर। इट्स ऑल ओवर। बट ये ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो चल रहा है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। वैसे हमने बात कर दी इनका, तो हमें अब जाकर पता लगना शुरू हुआ कि IRGC का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है? वो सूबों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और कोई उनकी सेंट्रल कमांड नहीं है। कमांड ही नहीं है। यानी अगर किसी ने फ़र्ज़ करें जैसे आपने हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करनी है, वो एक कमांडर जो उस सूबे का कमांडर है उसने बंद करनी है। बाकी बेशक सूबे का कमांडर कह रहे हैं नहीं बंद करनी, उसने फैसला कर लिया बंद करनी है तो बंद होगी। तो ये अब हमें पता लगना शुरू हो गया कि जो अमेरिका ने और इसराइल ने सोचा हुआ था कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी ईरान के अंदर जो तेहरान से चल रही है, वो असल में नहीं है। तेहरान इज़ नॉट द सेंटर। तेहरान इज़ नॉट द सेंटर। और दूसरा इसके अंदर वही बात आ गई कि इसराइल अमेरिका को घसीट के ले आया, जिसके अंदर अभी अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस जो केंट ने रिज़ाइन किया और वो फॉरेन टकर कार्सन के पॉडकास्ट पे भी आ गए। लेकिन आपने रेजिग्नेशन लेटर पढ़ा हो तो उसके अंदर उसने कितना ओपनली बोला है कि ये जंग सिर्फ इसराइल और उसकी पावरफुल अमेरिकन लॉबी के इमा पे की जा रही है। हमारी तो थी नहीं है जंग, हमारी तो जंग थी नहीं। और आई थिंक चौथे पैराग्राफ में उसने लिखा भी हुआ है कि ये जंग और मशरिक़ वस्ता में जितनी पिछली जंगें थी वो अमेरिका के लिए एक शिकंजा है, ट्रैप है। तो इसराइल ने अमेरिका को ट्रैप कर लिया इस जंग के अंदर। क्यों किया? क्योंकि इसराइल को हेजेमोनी चाहिए इस रीजन की। बिफोर अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वापस जाए, इसराइल चाहता है कि अमेरिका ये आखिरी जंग लड़के जाए, इनके पंजे गाड़ के जाए। क्योंकि ख़ुद तो आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि हमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर हमें वन साइड ऑफ द स्टोरी दिखाई जा रही है कि अमेरिका और इसराइल ईरान में क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत कम आ रहा है कि इसराइल के अंदर क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं पता लग रहा जी। एक टाइप का ब्लैकआउट लग रहा है। जी। कि मुझे याद है कि वो जब पहले इन्होंने हाइफा पे जो हमला हुआ था, पोर्ट ऑफ हाइफा पे हमला हुआ था, उसके बाद तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट है। जी। जिसका समझ में हमें ये आ रही है कि जो नुकसान इस वक्त इसराइल के अंदर हो रहा है, जहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू, उस बंदे का नहीं पता वो किधर है। यानी जिसका मतलब है कि एक बड़ा सीरियस थ्रेट है उस बंदे की लाइफ में। लेकिन अब वो इस जंग में घुस चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जिहाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम जोसेफ केंट के ही अगर हम लोग जाएं और फाइनली किसी बंदे ने ना, एक अमेरिकन ऑफिशियल ने, जोसेफ केंट इज़ लाइक अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, कोई वो पॉलिटिशियन नहीं है, ब्यूरोक्रेट है अमेरिका का। उसने ना एक चीज़ ऑफिशियल कर दी है रेजिग्नेशन के अंदर, उसने लिख दिया इसराइल एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी। ये ऑफिशियल कर दी उसने। ये बातें जो हमारे पाकिस्तान में के अंकल कहा करते थे, अब वो अफवाहें थी, अब वो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी के लोग कह रहे हैं और ऑफिशियल कर दिया। यानी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में वो बात आ गई है जिसका ठप्पा लग गया। और मैं वो लेटर पढ़ के सोच रहा था कि इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अमेरिका के अंदर। कि पहले एक बात जो कि आप वर्बली कह देते थे, अब वो कमिटेड टू राइटिंग हो गया। और यानी पहले हमें जर्नलिस्ट एनालिस्ट मुंह से कह रहे हैं कि जी अमेरिकन इसराइली लॉबी एपेक बहुत ही पावरफुल है, यही नहीं पता कितनी पावरफुल है। जो केंट ने ये बता दिया कि ये लॉबी इतनी पावरफुल है कि ये अमेरिका को एक जंग में धकेल सकती है। और उसने ये भी कहा है कि कई जगहों पे हम बेबस हैं। उसने इंटरव्यू में कहा है कि कुछ जो हमें जो करने चाहिए, जो कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, उनसे भी हमें रोक दिया गया। हाँ जी, चार्ली कर्क की इन्वेस्टिगेशन में रोका गया। हाँ। और आपने देखा है चार्ली कर्क ने 2025 टिल असैसिनेशन हर वक्त वो बंदा ये कहता रहा कि ईरान के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, वी शुडंट गो टू वॉर विद ईरान। सितंबर के अंदर उसे असैसिनेट किया और 5 माह बाद जंग शुरू हो गई है। और ये वैसे सोचने की बात है कि
टकर कार्लसन तो काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं कि एक इतनी छोटा सा ग्रो है और उसके पास इतना पॉलिटिकल पावर कैसे आ गया अमेरिका के अंदर। तो अगर हम तारीख़ में भी जाए ना तो ये कोई बड़े मायूब दौर नहीं है, ये ऐसे पहले भी हो चुका हुआ है। मैं एक रिसेंटली ना पढ़ रहा था, एक वाक़या पढ़ रहा था रोमन रिपब्लिक के बारे में। तो लगभग कोई 2070 साल पहले, यानी यहाँ से 2100 साल पहले लगभग आप कर लें, रोमन सेनेट के अंदर ना एक केस की समाअत शुरू होती है करप्शन की। ठीक है, एक रोमन गवर्नर है, उसका नाम था वलेरियस फ्लाकस। ठीक है, वो ना उस वक्त था उस वक्त ना जो ये यहूदियों का जो आबाई इलाका था, ये सीरिया और लेबनान और थोड़ा थोड़ा जो तुर्की का इस वक्त हिस्सा है, ये ना उसका गवर्नर था ये बंदा। ठीक है, उसने काम ये किया कि जो यहूदी रोम में मुकीम थे ना, उनका जो वो सोना भेजा करते थे ना एनुअली यरूशलेम को, उसने उस पर ना कदगन लगा दी। तो रोमन यहूदियों ने उसके ऊपर करप्शन का केस ये लगा दिया कि ये ना हमारा सोने को वो कर रहा है, गबन कर रहा है। और अब ये देखेंगे उन्होंने रोमन सेनेट के अंदर जो इनका एक, आप समझ लें यार, लीडर ऑफ द अपोजिशन टाइप्स होते हैं, उसे कहते हैं ट्रिब्यून ऑफ द पीपल, वो था लाइलियस उसका नाम था। उसको इस्तेमाल करके ना वलेरियस फ्लाकस के ख़िलाफ़ केस ले आए रोमन सेनेट के अंदर। तो उस वक्त आपका एक बड़ा स्टेट्समैन था, लॉयर भी था, वकील भी था, सिसरो। शायद हमारे पाकिस्तानी वकला जानते भी हैं उसे। उसका एक बड़ा मशहूर कहावत है कि जिस मुल्क में बहुत ज़्यादा कानून होंगे ना, उधर उतनी ही ज़्यादा करप्शन भी होगी। तो उसने डिफेंड किया इसको, वलेरियस फ्लाकस को, और उसकी जो स्पीच है ना वो आज भी मौजूद है उसी की किताब के अंदर। उसका नाम है प्रो फ्लाकस। और उसके अंदर उसने पता क्या जिस तरीके से उसने स्पीच की हुई है, उसके अंदर उसने यहूदियों का नाम नहीं लिया। उसने बोला कि हम इनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इन्होंने हमारी बात सुन ली तो ये लोगों के कान भर देंगे हमारे ख़िलाफ़। और उसने कहा कि वलेरियस फ्लाकस ने जो इनका सोना रोका है, जो ये रोम से हमारे इलाके से इकट्ठा करके यरूशलेम भेज रहे हैं, तो इसने ये बेसिकली रोम की खिदमत की है। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो कैपिटल फ़्लाइट, और जिसको हम आजकल के दौर में कहेंगे कैपिटल फ़्लाइट, कि इसने उसको रोका है। केस इन द एंड ऑफ द डे वलेरियस फ्लाकस जीत गया। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यार आज से 2000 साल पहले भी यहूदियों के पास कितना असर रसूख आ जाता था कि उस दौर की सुपर पावर रोमन रिपब्लिक के सेनेट के अंदर भी उनका एक टाइप का बंदा बैठा हुआ था, लाइलियस, ऑपोजिशन का लीडर। करप्शन के केसेस कर रहे हैं कि इनके ऊपर, रोमन गवर्नर्स के ऊपर इतना सोना इकट्ठा कर रहे हैं कि जनाब अली वो भेजी जा रहे हैं, यरूशलेम भेज रहे हैं उस दौर में भी। और इसकी इन्हें एक टाइप की सज़ा भी मिली थी बाद में। इनका इतना ज़्यादा असर रसूख बढ़ गया हुआ था कि इसी वाक़ये के 20 साल बाद इन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया था रोम से। थोड़ी देर के लिए फिर वापस आए, फिर एग्ज़ाइल किया गया। तो जो कैंट के रेजिग्नेशन लेटर के बाद मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि आज तक एक इनके कहते हैं ना एक महारत है इनके अंदर, ये ख़ुद सुपर पावर नहीं बनते, जो सुपर पावर बनती है उसके अंदर इनका असर रसूख कितना बढ़ जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी अब देखें प्रॉब्लम क्या है। एक तो टाइमिंग इस जंग की बड़ी, मेरे लिहाज से ना बड़ी गलत है। जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल्स डीक्लासीफाई हुई, ठीक है। उसने इन नट, यानी अगर मैं देखूँ ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर मैं देखूँ तो उसे ये पता लगता है कि अमेरिका का पूरा गवर्नेंस इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। हर लेवल पे कॉम्प्रोमाइज, यानी फाइनेंस में भी कॉम्प्रोमाइज है, टेक में भी कॉम्प्रोमाइज है, फॉरेन पॉलिसी यार, यानी हर एंगल से कॉम्प्रोमाइज्ड है।
हर बंदा, हर ताकतवर बंदा, उसकी कोई ना कोई वीडियो मौजूद है। हम समझ रहे थे ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, अब जाकर पता लग रहा नहीं भाई ये अमेरिका में ग्लोबल गेम है। हाँ ग्लोबल गेम है और ये दहाइयों से चल रही है। शायद पाकिस्तान लेट आया इस गेम के अंदर, ये काफ़ी देर से कर रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से कर रहे हैं। उसकी तो चले हम खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स डिक्लासिफाइयों से अमेरिकन का मूड काफ़ी तब्दील हो गया। यानी अगर ये बात मैं कह रहा हूँ ना कि अमेरिकन डेमोक्रेसी इज़ कॉम्प्रोमाइज़, तो आप सोच लो कि अमेरिकन टैक्स पेयर क्या सोच रहा होगा इस वक्त। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस जंग में मागा भी डिवाइड हो गई है। जी जी। ट्रम्प का जो मेन सपोर्ट है मागा, इट हैज़ बिन डिवाइडेड। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पीछे लॉबीज बैठी हैं पावरफुल, उनका एक मकसद ये भी था कि मागा को वीक करना है, क्योंकि मागा जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी डीप स्टेट जो मिशन लेके आई थी, तो उन्होंने कहा ऐसी की तैसी उन्होंने यहाँ पे मागा को इतनी बड़ा डेंट पहुँचाया है कि अब उनको जोक बना के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सपोर्टर्स को। मतलब बिल्कुल वो जोकर की तरह अपने उनका स्टांस क्या था, और अब वो ख़ुद हमला कर रहे हैं ईरान के बारे में। क्या स्टांस था ट्रंप का और क्या उनका मंशूर था, वो सब खिसक गया है। अच्छा नहीं, इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ, मागा का ना डोनाल्ड ट्रंप से कोई ना वो रोमांस नहीं था, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप ना एक टाइप का फिगरेट था। उन्होंने कहा कि ये बंदा हमारे काबू में आया ना, चलो इसको ना हम पावर में लेकर जाते हैं, इसको लीडर बना देते हैं। मागा के अंदर अगर आप ये सोचेंगे ना कि हमें बज़ाहिर मागा ऐसे लगती है कि ना, यानी ना बड़े नामाकूल किस्म के लोग हैं, नहीं, उनमें काफ़ी इंटेलेक्ट मौजूद है मागा में। यानी अगर आप मिसाल लें स्टीव बैनन वगैरह, बहुत इंटेलेक्चुअल, वो रेडिकल इंटेलेक्ट है, ठीक है। यानी हम वो नहीं कहेंगे कि जिस तरह का इंटेलेक्ट हम समझते हैं ना कि आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं, उस तरह के बंदे नहीं है, बड़े रेडिकल्स हैं, ये दे आर रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं। और वो बंदे अब हुआ क्या कि मागा का जो पार्ट फ्रैक्शन जो पावर में आई है ना, और जो मागा का सारा जो मेन बॉडी है जो कि पावर में नहीं आई, उसमें ना अब एक आ गई है, एक टाइप का गल्फ आ गया, अलग हो गया। यानी अभी पिछले दिनों मागा का एक इनका स्पोक्स पर्सन उससे कहता निक फेंटल्स, उसने बेसिकली क्या बात की है, उसने बोला देयर द रिजीम चेंज ऑपरेशन इज़ नीडेड। कहाँ पे? यूएस एंड इसराइल। मागा इस लेवल पर अब आना शुरू हो गई है। तो दूसरा मागा का अब आपने देखा होगा जेरल्ड आर फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, जी, कभी उसका सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, कभी आग लग जाती है, वो आ नहीं पा रहा है इधर, वो फंसा हुआ है कहीं। वो आता है, उसका दोबारा उसको रोज़े लगते हैं, वो फिर चला जाता पीछे। 13 अरब डॉलर का जहाज बनाया है और पब्लिक हो गया पूरी दुनिया में कि $13 बिलियन एयरक्राफ्ट कैरियर टॉयलेट्स ब्लॉक्ड। और सेलर्स जो है उनको टॉयलेट जाने के लिए यूनान के किसी बंदरगाह पे जाना पड़ता है। यानी उसका इम्पैक्ट अब सोचो। इसका मतलब दरअसल क्या है? इसका मतलब ये है कि वो वेटरन सोल्जर्स जो मागा का हिस्सा बन रहे थे, अब उनका इम्पैक्ट जो है ना हादर सर्विस सोल्जर्स पे आना शुरू हो गया। चले मान लेते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो काफ़ी लोग कहते भी हैं कि भाई म्यूटिनी हो रही है, क्योंकि वो 11 माह से वो निकले हुए हैं। पहले वेनेजुएला में थे, फिर ईरान मेडिटेरेनियन आए, फिर रेड सी में आए, अब दोबारा पता नहीं ग्रीस आ रहे हैं। ग्रीस, तो वो चाह रहे हैं घर का चक्कर लगे उनका। वो वैसे भी वो ईरान वॉर में भी शायद नहीं जाना चाहते। ईरान वॉर के अंदर ना डेमोक्रेट्स जाना चाहते हैं, ना रिपब्लिकन जाना चाहते हैं, ना मागा जाना चाहती है, सिवाय लिंडसे ग्राहम के माइका कभी के। हाँ, और कोई भी नहीं, इजराइल का जो एम्बेसडर है यूएस का, बाकी कोई भी नहीं जाना चाहता इस जंग के अंदर, क्योंकि ईरान लिबिया नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान यूएई भी नहीं है,
इवन ईरान अफगानिस्तान भी नहीं है। अफगानिस्तान भी नहीं है। जी, जी। हम या बहुत ज़्यादा ना ईरान, हम इवन एज पाकिस्तानी, मैं अगर बात करूं, हमारा जो अगर हम कहेंगे ना लिंग्विस्टिक जो इल्हाक है वो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारी जो उर्दू है वो बड़ी फारसी से निकली है। फारसी से निकले, यानी यार इवन संस्कृत जो है हाँ, वो भी बेसिकली इट इज़ इन द सेम लैंग्वेज ग्रुप एज इरानियन। और हमने ईरानियों को कभी ना स्टडी नहीं किया। हमने उनको देखा कि यहाँ पर ना बैठे हैं मौलवी, बैठे हैं मुल्ला, बैठे हुए हैं हुकूमत करने, तो ये ना बड़े रिलीजियस किस्म के लोग हैं। ईरानियन शायद उनकी अपनी जो हम कहेंगे ना नेशनलिज्म, नेशनलिस्टिक फर्वर, वो उनके रिलीजियस फर्वर से हमेशा ज़्यादा रही है। यानी हमें सिर्फ उनका रिलीजियस वो पार्ट नज़र आता है, बट उसके पीछे एक फारसी नेशनलिज्म है, इरानियन नेशनलिज्म, इरानियन नेशनलिज्म है। और वो उनके अंदर हमसे कहीं गुना ज़्यादा भी है, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि इरानियन नेशनलिज्म इतनी ज़्यादा क्यों है। ईरान वो चंद खुश नसीब ममालिक में से है जो कि कॉलोनाइज नहीं हुआ था। ठीक है, कब्ज़ा हुआ है चंद सालों के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जनूबी ईरान पे बरतानिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, शुमाली ईरान पे सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया हुआ था। वजह उसकी ये थी कि उस वक्त का जो बादशाह था, ये शाह ऑफ ईरान था, वो प्रो नाज़ी था। और प्रो नाज़ी होने की उसकी वजह भी यही थी कि वो बरतानिया से अपनी जान, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक ईरान वॉज लिटरली सराउंडेड बाय ब्रिटेन। इंडिया में भी बरतानिया, उधर से इराक वगैरह के अंदर भी ब्रिटिश प्रॉक्सीज हैं। तो ईरान बेसिकली बरतानिया से दूर ही रहना चाहता था। तो ईरानियों को एक तो इस चीज़ का ना बड़ा है कि हम कॉलोनाइज नहीं हुए कभी। ठीक है, जिस तरह इंडिया हो गया, या जिस तरह इराक प्रोटेक्टोरेट बना, फ़लस्तीन बना, ये बाकी सारे इलाके या तो फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट्स बने, ईरान कभी नहीं बना। तो दूसरा, ईरान की जो पॉलिटिकल इनके हम कहेंगे ना डेमोक्रेसी जो 1920 में इनके अंदर जमहूरियत का फर्वर शुरू हुआ था, वो एक ऑर्गेनिक थिंग थी, हमारी तरह नहीं थी इंडिया में। जिस तरह इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बनी, कांग्रेस किसी अंग्रेज़ ने बनाई, मुस्लिम लीग जो है वो भी बहुत से वडेरे भी थे, जागीरदार भी थे, और उसके अंदर थोड़ी सी अंग्रेज़ों की भी थी, अंग्रेज़ों का भी था हाथ इनपुट था। ठीक है, ईरान की जो पॉलिटिकल जर्नी है ना वो ऑर्गेनिक रही है, लेकिन एक उनकी जो है ना पॉलिटिकल जर्नी है, लेकिन जो उनकी मॉनर्की थी कजर डिनेस्टी के बाद जब पहलवी डिनेस्टी आई, तो उसने आकर उस ऑर्गेनिक मूवमेंट को के साथ हमेशा उसका कोलिजन रहा है, और इवेंचुअली मॉनर्की ख़त्म ही हो गई। वो थोड़े से थे द ग्लिच इन द मैट्रिक्स, जो उनकी पहलवी डायनेस्टी, वाकई में वो ग्लिच इन द मैट्रिक्स ही थी। वो बड़ा ही अजीब सा है ग्लिच इन द, यानी 1953 के अंदर हमने इसके ऊपर किया भी हुआ है पॉडकास्ट काफ़ी पुराना, के टीम चेंज किस तरह किया था। यानी शाह साहब भाग गए और बरतानिया और अमेरिका ने लाख वापस बिठा दिया। क्या बात है। तो ईरानियों की ये जो एक पॉलिटिकल थॉट है वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा पुख्ता है, बहुत पुख्ता है। फिर दूसरा, हम इस चीज़ को भी नहीं करते कि ये निज़ाम 79 से सैंक्शंस में चल रहा है और कैसे सरवाइव कर रहा है। आपको पता है ईरान लास्ट टाइम IMF के पास कब गया था? 1975 में शायद गया था, यानी इनकलाब से पहले। इनकलाब के बाद तो ना वो IMF के पास गए, ना कोई बेल आउट उन्हें मिला, ना कोई सैंक्शन रिलीफ मिली, कुछ भी नहीं मिला। वो तो पिछले आप कह लें ऑलमोस्ट 47 ईयर्स से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से लिटरली, यानी वो पराया है, आउट है। और फिर भी आप देखें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो सोसाइटी है, बड़ी थ्राइविंग सोसाइटी है। मेरे कुछ मैं देखता हूँ वीलॉगर्स को, वो जब ईरान दिखाते हैं तो बड़ा यार, यानी नीट एंड क्लीन, यानी पता लग रहा है कि पब्लिक वर्क्स हो रहे हैं वहाँ। यानी आप तो पाकिस्तान को देख लें, कितना हमारे IMF के बेल आउट्स हो चुके हैं। हर IMF के बेल आउट के बाद हम ज़्यादा गंदे होते जाते हैं। तो पब्लिक वर्क्स चल रहे हैं उनके, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और इसका मतलब, और फिर आप ये भी देखो कि
95 के अंदर अली लारीजानी ने अपना ये थीसिस लिखा हुआ था। तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखो, यानी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी कांट को इतना क्लोजली स्टडी नहीं किया होगा जितना, और इतना वेस्टर्न फिलॉसफी पे पीएचडी करना ताकि उनको समझा जाए कि उनकी क्या थिंकिंग है, कि उन्हीं की फिलॉसफी से उनको काउंटर किया जा रहा है। हाँ मगरब की पाकिस्तान में आपका कोई ऐसा है बंदा जिसने आज तक कभी किया हो? यानी कितने आपके इधर सूडो लिबरल्स हैं, हाँ उन्होंने आज तक मेरे कांट को इस तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा हाँ। कि यानी अब मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ इसको देख के कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपने एक फ़िलासफ़र, उन्हीं का फ़िलासफ़र पकड़ा है, हाँ, और उसी से उनको काउंटर किया है, उसी से उनको काइंड ऑफ गलत साबित किया है। तो ईरान इस वक्त आई वुड से ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया अमेरिकन बैक्ड, उस निज़ाम का अब आप समझ लें एक टाइप का ना ख़ात्मा, यानी आखिरी सिस्कियाँ ले रहे हैं। जो अब देखें ना, नेटो शामिल नहीं हुई, नेटो शामिल नहीं हुई, झंडी करा दी। अमेरिका खुद ही बेचारा लड़ मार रहा है। नेटो ने झंडी करवा दी और पब्लिकली उन्होंने कह भी दिया कि हमारे इस जंग से कोई लेना देना कोई नहीं, ताल्लुक नहीं। जिसका मतलब क्या है कि हमने दफ़ा बात भी की थी कि वो जो एक तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में और एक स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, एंग्लोस्फेयर में जो फ्रैक्चर है वो मेरे हाथ से ब्रेक होने वाला है, ब्रेक हो। और आपने दूसरा ये भी देखा होगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सब कुछ नीचे जा रहा है, गोल्ड नीचे जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हैं, क्रिप्टो करेंसी नीचे जा रही हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि डॉलर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि इन सब एसेट्स की वैल्यूएशन डॉलर पे हो रही है। और अभी तक हम इवेल्यूएट नहीं कर पा रहे कि डॉलर नीचे जा भी रहा कि नहीं, लेकिन हर चीज़ का मेयार डॉलर ने सेट किया हुआ है और हम इससे एक डिडक्शन कर सकते हैं कि डॉलर इज़ गोइंग डाउन, जिसकी वजह से सब कुछ नीचे जा रहा है। और साथ ही में आपने देखा होगा कि ईरान ने अपना हॉर्मुज़ को बंद करके क्या ऑफ़र मारी थी, उसने कहा कि अगर आपने यहाँ से गुजरना है तो अपनी ट्रेड को युआन में अदा करो, और मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसा हुआ भी है, ऐसे हो भी चुका है। एक कश्ती ने तो पैसे पे कर दिए युआन में। अब ये देख लें कि बाकी कश्तियों का क्या होता है, क्योंकि अभी आप देखें कि स्पेशली जिहाद, अब इसका ना जब ये जंग शुरू हुई थी ना, मैंने तभी कह दिया था 30 दिन है अमेरिका और इसराइल के पास कि इस जंग का कोई इन्होंने एक हदफ अपना हासिल करना है। हदफ असल में था रिजीम चेंज, ठीक है। पाकिस्तान में तो अप्रैल 2022 में जनाब अली हो गई RCO, यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे ईरान के अंदर। ईरान में उन्होंने काइनेटिक मोशन किया है, टॉप की लीडरशिप असैसिनेट की, शहीद की सारी, वहीं का वहीं निज़ाम खड़ा है पूरा। उनके कई मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर उड़ा दिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स उड़ा दिए, लेकिन सुना है कि वो अब IRGC और आर्मी उधर बैठते ही नहीं है। वो बैठते नहीं है और वो देयर फाइटिंग बैक, वो मिसाइल भी मारे। और आप देखें, मैं देख रहा था कि पहले 15 दिन उनकी डिक्लाइन आया उनकी फायर पावर में, ईरान की, उनकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ में या ड्रोन्स, लेकिन जिस दिन अली लारीजानी को उन्होंने टारगेट किया उसके बाद वो फिर उसी पावर के साथ वो वापस आई है, फायर पावर, और उतने ही फिर मिसाइल उन्होंने मारे जितने पहले दिन मारे थे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि ईरान को बेसिकली ईरान का इसके अंदर, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ईरान का इसके अंदर पता कामयाबी क्या होगी, वो इस जंग को जितना लंबा खींच सकता है ना उतना लंबा खींच सकता है। और दूसरा, और US के लिए महंगी बनाता जा रहा है जंग। अभी भी बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि $17 बिलियन लग चुका है। नहीं, $17 बिलियन के सिर्फ हथियार खर्च हुए हैं। अभी तो
अभी आपको पता ही नहीं है कि यार जो डिप्लॉयमेंट आपने किया उसका खर्चा कितना होना है, डिप्लॉयमेंट है, मूवमेंट है, सारी मूवमेंट वगैरह उसका खर्चा कितना होना है, जो आप अपनी 24 घंटे सैटेलाइट चला रहे हैं, सैटेलाइट चला रहे हैं, फिर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तो फायर पावर का सिर्फ इंटरसेप्टर्स और म्यूनिशंस का ये सुनने में आ रहा है कि 16-17 अरब डॉलर। और इसके अंदर जो काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफैक्टर है वो चीन रशिया भी हो सकते हैं। हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ कि चीन और रशिया इस वक्त इस जंग को बड़ा क्लोजली माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे। जी, उनको वो तो उनके लिए तो इस वक्त डेटा ही डेटा है, डेटा ही डेटा है। उनको पता लग रहा है कि अमेरिका कहाँ कहाँ छुप छुप के बैठा हुआ है, छुप छुप के बैठा है, वो मूव किस तरह कर रहा है, वो अटैक किस तरह लॉन्च कर रहा है, वो क्या क्या लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से बैठ के कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात है, चीन भी यही चाहेगा कि अमेरिका इस जंग के शिकंजे में और फंस जाए। ये बिल्कुल वजह क्या है उसकी? बिल्कुल सही बात की है आपने। वजह उसकी क्या है? एशिया पैसिफिक से अमेरिका को गाफिल करना है। क्योंकि हमने एक दफ़ा बात की थी कि शी जिनपिंग की अगले साल बेसिकली टर्म टाइम तो उन्होंने हटा दी हुई है, लेकिन आप एक टाइम को समझ लें कि ना री इलेक्शन होना है अगले साल 2027 में। और उससे पहले शी जिनपिंग ने बेसिकली कुछ डिलीवर करना है CCP को, ठीक है। ताइवान अगर डिलीवर कर देंगे इट विल बी अ वेरी बिग थिंग। यानी आई थिंक कि ताइवान को डिलीवर करने से शी जिनपिंग probably will become a bigger leader than Mao Zedong। यस, क्योंकि एक चीज़ ना आपको मैं बताता हूँ, जो पार्टीशन ये एक टाइप में ना चीन इसको पार्टीशन समझता है, ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दो एंटिटीज़ है ना। CCP कहती है कि नहीं हम ना एक हैं, वो कहते हैं हमारा ही प्रोविंस, ये हमारे प्रोविंस है। वो हमें चाइना में उन्होंने एक 7D राइड करवाई अपने शहरों की, अच्छा, तो उसमें उसमें ताइवान भी इन्होंने इंक्लूड किया था, ताइवान प्रोविंस। तो वो मैं बात बता रहा हूँ कि ना वो उसको ज़्यादा पार्टीशन देखते हैं। जी जी जी। और वो कहते हैं कि ये पार्टीशन जो है ना ये अमेरिका ने करवाई हुई है। जिस तरह यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सॉरी, पहले यूरोप के अंदर पार्टीशन हुई, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर की पार्टीशन, जर्मनी की पार्टीशन, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की पार्टीशन, इंडिया की पार्टीशन भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई, कामयाब हो गई। वियतनाम की पार्टीशन हुई, नाकामयाब हो गई। जर्मनी की नाकाम नहीं, जर्मनी की कामयाब हो गई थी। वो उसी पार्टीशन को अंडू करने के लिए वर्ल्ड वॉर जब हिटलर ने पोलैंड वगैरह पे हमला किया तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दी बरतानिया ने और फ्रांस ने। वियतनाम की पार्टीशन नाकामयाब हो गई। अच्छा, चीन की भी पार्टीशन इन्होंने आपको पता करनी थी, नॉर्थ साउथ इन्होंने पार्टीशन करनी थी। जी जी जी। वो तो माओ जेडोंग 1946 में सिविल वॉर शुरू हुई तो उसकी वजह से वो पार्टीशन नाकामयाब हो गई। लेकिन ताइवान पर आकर अमेरिकियों ने कह दिया बस, किसी हद तक इनको कामयाबी मिली, किसी हद तक कामयाबी मिली। कोरिया के अंदर भी यही हुआ, कोरिया की पार्टीशन कामयाब कर दी, हो गई। तो चीनी माइंडसेट इस तरीके से देख रहा है कि हमने ये पार्टीशन ख़त्म करनी है। तो चीन भी यही चाहेगा कि ईरान के साथ जो जंग है अमेरिका इसमें धंसता चला जाए। और उसके अंदर डी-डॉलराइजेशन, हमने दफ़ा बात भी की थी कि डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे जो मोमेंटम है डी-डॉलराइजेशन का वो बढ़ेगा क्योंकि आप देखें जब ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ की प्रैक्टिस की जाएगी तो वो नॉर्म बन जाएगी। डेफिनेटली। अब उसके अंदर आपको मसला बताता हूँ क्या है। अभी इन्होंने नेचुरल गैस, अभी आपने देखा होगा लाहौर के अंदर गैस का कितना हो गया, किल्लत हो गई है। जी जी, किल्लत हो गई है। दोपहर तक गैस नहीं आती, यानी ये बीच में सही हो गया था, सर्दियों में ख़राब होता है, फेब में सही हो गया और दोबारा ख़राब हो गया। मार्च आया है तो सही होने की बजाय ख़राब हो गया, ज़्यादा ख़राब हो गया। अब आपने इसके अंदर एक चीज़ सोचें कि अभी इन्होंने LNG का सबसे बड़ा टर्मिनल जो है उसको उड़ा दिया कतर का, और उसके शॉक्स हमें अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। अब प्रॉब्लम इज़ LNG।
पेट्रोल इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो सऊदी अरब ना उसने बनाई हुई हैं पाइपलाइंस, दहरान में जो उनकी ऑयल फील्ड्स है ना वहाँ से पाइपलाइंस रेड सी तक जाती हैं, वो उसको कर लेंगे ट्रांसफ़र वहाँ से। प्रॉब्लम है LNG। और कतर सबसे ज़्यादा LNG किसे बेचता है? यूरोप को। और हमें भी हमने भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये जो 4-5 एशियाई ममालिक सबसे ज़्यादा ये डिपेंडेंट है, और यूरोप है। हाँ जी। अब यहाँ पर शुरू हो गई हंगर गेम्स नेचुरल गैस की। और इसके अलावा जो यूरिया और फर्टिलाइज़र जो उसके लिए इस्तेमाल होता है, मैं जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, मैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। उधर तक पहुँचे नहीं है अभी तो जी। चूल्हा नहीं चल रहा, गीज़र नहीं चल रहा। वो अभी जो हमारी ज़रात महंगी होनी है, अनाज किसानों ने को नुकसान होना है। हमारा यूरिया ऑलरेडी 3 times मोर एक्सपेंसिव है इंडिया से। यस। तो आप सोचोगे अब क्या होने वाला है अब, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे सोच के बाय द टाइम, यानी ये जंग अब वही बात आ गई ना कि ईरान के हक़ में जाती है लंबी हो, चीन के हक़ में जाती है लंबी हो, रशिया के हक़ में भी जाती है कि ये लंबी हो, और ये जंग लंबी हो कर लेनी है इन्होंने। जितनी इन्होंने उस जंग को जल्दी ख़त्म, यानी सोचा तो इन्होंने ये हुआ था 2-2.5 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब जो ग्लोबल कमोडिटीज़ मार्केट में, एनर्जी मार्केट में जो एकदम से एक किल्लत आएगी, पेट्रोल में भी, नेचुरल गैस में भी, तो आप सोचें उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा। उसकी वजह से बिजली महंगी होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, आपकी ग़िज़ा महंगी होगी। अभी आप देखना, अभी ना पीछे रह क्या गया है? पीछे बचा कुछ नहीं है ना। अभी आप देखेगा कि ये मैं देख रहा था कि बड़ी बात हो रही पाकिस्तान में ना कि पेट्रोल राशनिंग शुरू कर दी जाए। अब राशनिंग का मतलब दरअसल पता है क्या है? राशनिंग का मतलब यह है कि मूवमेंट कम हो जाएगी, लोगों की मूवमेंट में कमी आ जाएगी। सो राशनिंग शुरू, और हमारी मूवमेंट जब रिस्ट्रिक्शन होगी तो हाँ, आप समझ लें कि हम लोग फिर दोबारा से ना कोविड के दौर में चले जाएंगे। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट जैसे आपको याद है, कोविड में तो फोर्सफुली लॉकडाउन लगा था ना, इस बार आप समझ लें कि सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन होगा, क्योंकि जब पेट्रोल ही नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत अब आप सोच लें कि अभी $120 पे चली गई है, $120 पे चली गई है, पाकिस्तान में 322 पे आ गया, और ये 400 तक जाने के इम्कान आते हैं। 400 तक जा सकता है, 400 रुपीज़ पर लीटर तक जा सकता है। तो लोगों का क्या बनेगा? जो आपकी एलीट है वो तो अपने V8 घुमाएगी, वो तो फ्री ले लेगी, वो तो ले लेगी ना उसका, वो तो स्टेट से मिल जाएगा, बाद में। अब दूसरा ये भी देखें कि जो हमारा खुद एक ना वो होता है स्ट्रेटिजिक रिज़र्व भी होता है ना। एक तो हम स्ट्रेटिजिक रिज़र्व कहते हैं 28 डेज़ का जो हमने बनाया हुआ है। एक और स्ट्रेटिजिक रिज़र्व होता है जो कि बेसिकली स्टेट खुद इस्तेमाल करती है, रियासती इदारे खुद इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग तेल पाकिस्तान से निकालते हैं। अच्छा। वो चंद हज़ार बैरल्स पर डे हम लोग निकालते हैं, लेकिन वो सिर्फ रियासती इदारे के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। वो उनका सॉर्टेड है। थोड़ा सा ईरान से भी आ जाता है, स्मगल हो गया, ईरान से भी आ जाता है, डीजल आ जाता है, ठीक है। मसला इधर है पब्लिक का, पब्लिक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अच्छा, हमारे हुक्मरानों को शायद ये भी नहीं आइडिया कि अगर अपने मज़े पूरे करने हैं वो तभी होंगे जब इकॉनमी चलेगी। इकॉनमी असल में किसी हद तक चलेगी, यस, लेकिन जब इकॉनमी ही टोटल बैठ जाएगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकते हैं। असल में इनका जो पाकिस्तान की जब से एलीट कहें इनको या इस्तेकाम पार्टी कहें, उनका हमेशा से सर्वाइवल का एक ही तरीका है, वो है जियो पॉलिटिक्स। अभी अगर आप देखें ना, ईरान की जंग ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर ना बिल्कुल मट्टी डाल दी है। पता ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, परवाह भी नहीं है शायद किसी को। इवन अफ़गानिस्तान के साथ मसलों को कोई ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा। हमारी अफ़गानिस्तान के साथ काइनेटिक वॉर चल रही है, उस पर नहीं, फोकस सारा टोटल ईरान पे है। क्या वजह है? क्योंकि हमेशा से, यानी आप देख लें अयूब ख़ान के दौर से, तब हम लोग सीटो सेंटो का हिस्सा बने,
अब हम लोग बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ, ठीक है, अमेरिका के नाल ही है। अमेरिका के साथ साथ ही हैं, लेकिन फिर साथ में अफ़गानिस्तान के साथ भी जंग शुरू की हुई है। या मुझे जो लगता है अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी मार्का कशी हो रही है वो कि समहाउ पाकिस्तान को बुला ना लिया जाए ईरान के ख़िलाफ़, कि हम अपनी मसरूफियत, पाकिस्तान का ये भी नैरेटिव हो सकता है ना कि भाई हम खुद इधर मसरूफ़ हैं, हम मसरूफ़ हैं तो हम आपकी नहीं कर सकते। हम उधर चले गए तो इधर तो हमारा सत्यानाश हो जाना है, इन्होंने सत्यानाश कर देना। गुड आर्गुमेंट। हाँ जी, बड़ा काबिल आर्गुमेंट है कि हम इधर बिजी हैं। हाँ, हमारी मदद करो पहले। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सऊदी अरब से है भी कि पाकिस्तान को कि आप पहुँचे नहीं, सऊदी अरब के तो अगर आप मिडल ईस्ट टाइप वगैरह को पढ़ें ना तो वहाँ पे उनके जो राइटर्स हैं वो तो बेताब हैं कि आप आएँ और ईरान को मार गिराएं। बट पाकिस्तान की डेफिनेटली कर नहीं सकता पाकिस्तान है कि ईरान से क्यों हम पंगा लेंगे। एक तो ये जैसे अब देखें ना, यहाँ पे ये भी ख्याल आता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान 9/11 के बाद डुअल गेम खेली, जो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रेटजी थी कि आपने अमेरिकन से एक बदमस्त हाथी का भी साथ देना था, बट नेक्स्ट डोर नेबर्स में अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं भूलना था। इसी तरह ईरान में भी अगर कोई बड़ी डिमांड आती है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ईरान की भी थोड़ी थोड़ी हमायत जारी रखेगा, क्योंकि एक तो वो हमसाए हैं और अगर ईरान इस तरह गिर जाता है वो बफर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो मुसाद आपके नेक्स्ट डोर नेबर बैठी होगी, BLA आपकी तैयार बैठी है। हाँ जी, तो BLA और मुसाद का जो गठजोड़ है वो कोई अचंभा नहीं होगा, अचंभा नहीं, वो बड़ा ख़तरनाक होगा और वो बड़ा नेचुरल भी बन सकता है। और जिहाद जो इनका ओरिजिनल प्लान है इसराइल का और अमेरिका का, वो यही है, बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान। वो यही चाहते हैं कि जिस तरह लिबिया 3 हिस्सों में टूट गया, ठीक है, हमें लगता है लिबिया के 2 हिस्सों में, लिबिया में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इराक की अनऑफिशियल बाल्कनाइजेशन हो गई है साउथ सेंट्रल नॉर्थ में। सीरिया है, उसका तो पता नहीं कितनी उसकी भी 2-3 मेजर हैं, लेकिन अंदर खाते बहुत कुछ अंदर खाते। यही चीज़ वो ईरान के साथ भी चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर नुकसान सबसे बड़ा होना है पाकिस्तान का होना है। पाकिस्तान इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, और जो उनका एक है कि जो ईरान में जितनी एथनिसिटीज़ रह रही हैं उन एथनिसिटीज़ पे बेस पे पावर सेंटर्स बने, तो उसके अंदर बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान उनका भी सिस्तान बलूचिस्तान 2 सूबे उनके, अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सा उस रीजन में आता है। तो पाकिस्तान के लिए तो नाइटमेयर सिचुएशन है। तो इसलिए पाकिस्तान भी ईरान के ख़िलाफ़ जाना अफोर्ड नहीं कर सकता ओपनली। पाकिस्तान को यहाँ पे अभी तक जो हम देखें तो पाकिस्तान ने बड़े कैलकुलेटेड मूव्स ही लिए हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, अब देखें कितना कामयाब होता है। उसके अंदर चैलेंज वही ना, पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि कितनी देर तक आप कर सकते हैं, कितनी देर तक ये बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ईरान कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर ले जो अभी तक बज़ाहिर नहीं मिली ईरान को। यानी ईरान अभी तक अपने डिफेंस के अंदर मसरूफ़ है, ईरान अभी उस तरह के ऑफेंस में नहीं ऑफेंस मोड में नहीं आ पा रहा। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हम कितना टाइम बाय कर सकते हैं। लेकिन क्लॉक चल रही है कि जो अभी जो हमें पहला झटका लगा है महंगाई का, 322 रुपये पे पेट्रोल। अभी हमने बात की नेचुरल गैस महंगी होनी है, गैस की शॉर्टेज शुरू हो गई है। चलें, घर के सारे फ़ीन तो हम क्या कर लेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक कुकर्स पे आएंगे, इलेक्ट्रिक गीज़र्स पर आएंगे, लेकिन अब आप खाद कैसे बनाएंगे, यूरिया कैसे बनाएंगे? ये तो बहुत बड़ा मसला है। असल मसला वहाँ पर है, फूड इनसिक्योरिटी आने वाली है। और ये ना हल हुआ यूरोप के अंदर आप ये देखें कि रशिया के साथ जंग रहा, नॉर्थ स्ट्रीम बंद करवा दी है जर्मनी की, और डबल करवा ली गैस की प्राइस डबल करवा दी। यहाँ सर आपने कतर का टर्मिनल भी उड़वा दिया, और यहाँ पर अब गैस की हंगर गेम्स शुरू होंगी, जिसके अंदर अमेरिका अपनी गैस मुंह मांगे रकम पे बेचेगा, या फिर रशिया की। अच्छा, अब अमेरिका की यहाँ का अलमिया देखें
थोड़े दिन पहले इंडिया को लताड़े थे कि रूस से क्यों ले रहे हो, हाँ जी। और ख़ुद अब रूस पर सैंक्शन ईज कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी मार्केट में रशियन ऑयल और गैस फ्लोट करे। हाँ जी, मतलब इनके कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है। ये वॉर जो ईरान पे जंग है, ये प्लान मनसूबा बंदी ही नहीं हुई। ये समझ लें आपके ना, नेतन्याहू ने जाकर ट्रम्प को कहा कि अगले हफ्ते हमने जंग करनी है, यानी बिल्कुल ऐसी कि अगले हफ्ते चल जाए पैडल खेलने चलते हैं, यानी दिस इज हाउ दे प्लान। जिस दिन हमला हुआ था ना, उस दिन ओमानी जो मीडिएटर थे वो कह रहे थे कि बेहतरीन सिमत में जा रही है बातचीत। हाँ, उन्होंने कहा कि बल्कि हमने कवर किया उस दिन कि उन्होंने कहा कि चीज़ें फॉर्मलाइज हो गई, प्रिंसिपली एग्रीड हैं दोनों पार्टीज, और उसके बाद जंग शुरू, और उसी दिन जंग शुरू होगी, उसी रात। तो इसका मतलब वही जो जिहाद जो अब हमें नजर आना शुरू हो गया कि जंग जाकर सिमट रही है। ये तो हो गया सारा इसका। दूसरा, इसराइल का ना एक उनका अपना एक बिब्लिकल मोटिव भी है इसके अंदर। हाँ, वही कि हमने एक तो ग्रेटर इसराइल बनाना है, ग्रेटर इसराइल, जो उनको हेजमॉन बनना है। और वो ग्रेटर इसराइल ऐसे नहीं है कि उसकी सरहदें होंगी, ठीक है। वो बेसिकली उन्हें असर और रसूख चाहिए। जिस तरह का असर और रसूख उनका वाशिंगटन में है, अमेरिका में है, वही असर और रसूख उन्हें अब इस रीजन में भी चाहिए। यानी आप अगर देखा जाए तो अमेरिका में लिटरली एब्सोल्यूट इन्फ्लुएंस है। अगर आप हॉलीवुड की तारीख उठाकर देखें, जो द 5 men who क्रिएटेड हॉलीवुड, वो ईस्टर्न यूरोपियन ज्यूज थे जो माइग्रेट हुए थे अमेरिका में। जितनी भी अमेरिका की आपकी इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री को आप देख लें, बैंकिंग टाइटन्स को आप देख लें, हेज फंड के जो जिन हैं सब देख लें, यू विल फाइंड दीज पीपल ऑन टॉप। इन्फ्लुएंस, फुल एब्सोल्यूट इन्फ्लुएंस है। इस तरह का उन्हें कुछ चाहिए सेटलमेंट इस रीजन में भी। अच्छा, इस सेटलमेंट, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट में इस लेवल का इन्फ्लुएंस चाहिए, इसमें कोई चाइनीज़ एक प्रोफेसर था, उसकी वो ये उसका ये थीसिस है कि ये जो मिडल ईस्ट सारा रीजन है, इधर ये डेटा के ज़रिए ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, एआई के ज़रिए, कि जब वीक गवर्नमेंट्स होंगी सीरिया टाइप की, हाँ जी, वहाँ पर अपने सिस्टम्स ये नस्ब करेंगे, हाँ जी, और डेटा लेंगे, हाँ जी, उस तरह ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपने देखा नहीं, अमेरिका में ऑलरेडी कर चुके हैं, कितनी देर से कर रहे हैं डेटा से। यानी मुझे अभी आता है कि गूगल पता नहीं 2006 से लोगों की ईमेल साइफन करता था, कीवर्ड्स उठाता था। जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी एनएसए, उसने तो पता नहीं कितने, सबसे ज़्यादा ईमेल्स उसने किए हैं एनएसए ने, पता नहीं 3 कितने अरब ईमेल्स का उसने इकट्ठा करके उनको रीड थ्रू किया हुआ है। पीटर थियल जैसे जो लोग हैं, ये एक ब्रिज हैं टेक जायंट्स और यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दरमियान। अभी तक ब्रिज हैं, लेकिन आपको पता है कि ब्रिज दोनों साइड्स को मैनेज करते हैं, जो डेटा पहुंचाते हैं वहाँ पे डेटा पहुंचाते हैं। और दूसरा आप ये भी देखें कि वेरी सून यही बंदे हैं जो कि मिडल मैन है, लेकिन दे गोना बिकम एक्चुअली द वन कॉलिंग द शॉट्स। यस, ये मिडल मैन ही ना बाद में जाकर पावर में आ जाता है। यही असल पावरफुल यही लोग हैं, असल पावरफुल यही लोग हैं। और पीटर थियल तो बड़े अजीब व गरीब चला गया। मैं काफ़ी देर से उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसका यानी उस बंदे की हिस्ट्री बड़ी अजीब सी है। यानी वो टेक इन्वेस्टर है, लेकिन उसकी अगर आप देखें डिग्रीज वगैरह देखें तो फ़िलासफ़ी हिस्ट्री के अंदर है। और वो जिस तरह से एंटी क्राइस्ट के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं, तो और अब वो स्पीड अप हो गया। यानी मैंने पिछले 4 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और हर टॉक के अंदर ना, वो हम कभी बाद में करेंगे पॉडकास्ट उसके ऊपर, कि वट उसका बेसिकली आइडिया क्या है एंटी क्राइस्ट के बारे में। तो वो एक्सट्रीम पे जाना शुरू हो गया। यानी उसके लिए अब एंटी क्राइस्ट आइडिया नहीं है, वो कहता है अब इसको मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाना है, इसको अब हमने अमली जामा पहनाना है। और अभी मैंने रिसेंटली लिखा भी था कि मैंने कहा मुझे तो लग रहा है जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किया जा रहा है, कहीं यही ना हो एंटी क्राइस्ट।
और यही जो बात आप कर रहे हैं कि इन्होंने डेटा को इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्रोपागेंडा के थ्रू, प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग एंड उनके बैंक अकाउंट सब कुछ एक्सेस होगी, उनके बिहेवियर्स क्या करना चाहते हैं वो, मैं ना उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह हो गए, उनकी कंजम्पशन हैबिट्स हो गई, यस, वो किस तरह की पोस्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ। तो ना अभी मैं रिसेंटली अपना थ्रेड लिख रहा हूँ काफ़ी देर से, इसके ऊपर ना प्रोपेगेंडा के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसके अंदर बड़ी कमाल की बात उसमें लिखी हुई थी कि ना व्हाट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा। द बेस्ट प्रोपेगेंडा इज़ जिसमें ना इमोशनल अपील हो। इमोशनल अपील आपने जनरेट करनी है। अब इमोशनल अपील आपने जनरेट कैसे करनी है कि बीइंग रिच इज़ गुड, ये काम करोगे इससे तुम अमीर हो जाओगे, ये नज़रिया इस नज़रिए पे चलोगे तो तुम्हें फ़वाइद मिलेंगे, अमीर हो जाओगे, ये प्रोपेगेंडा। ये कुछ पाकिस्तानी हमारे यूट्यूबर भाई भी कहते हैं ना कि जी तालीम हासिल करो, मतलब सारी चीज़ें आइडियोलॉजीज पीछे छोड़ दो, मेहनत करो और अमीर बनो, क्या ज़रूरत है तुम्हें ये रेजिस्टेंस की। और ऐसे ही वो फ़लस्तीनियों को भी लताड़ते हैं। वो इजराइलीज़ के जो गुनाह हैं उनको साइड पे रख के वो फ़लस्तीनियों को ब्लेम करते हैं कि तुम लोगों ने क्यों रेजिस्टेंस, तुम पढ़ो लिखो, छोड़ो उन चीज़ों को। लेकिन आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वो मेरे समझ में आ गई है। और ये वही, इन्हें मैं सूरो लिबरल्स कहता हूँ, ये वही सूरो लिबरल्स हैं जिन्होंने ये अगर इन्होंने थोड़ा सा पढ़ा भी होता वेस्टर्न थॉट को, तो इन्हें पता होता कि कितना डिसएंगेज्ड है वेस्टर्न थॉट। और जिसके अंदर मैंने वही जो थीसिस की बात कर रहा हूँ कि उसमें साबित किया गया है कि हाउ द वेस्ट इज़ बेसिकली डाइवर्जिंग फ्रॉम इट्स ओन एनलाइटनमेंट थॉट्स। तो लेकिन जो हम बात कर रहे थे वही बिब्लिकल आइडिया की, अब उसके अंदर आ जाती है बात कि किस तरह सहूनियत ने, अच्छा इस सहूनियत ने ना एक काम किया जो पहले शायद कभी नहीं था हुआ। जूडाइज़्म जो कि हमेशा से एक मज़हब था ना, ये समय सहूनियत ने शुरू किया था रिलीजियस नेशनलिज्म, कि जूडाइज़्म इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, इट्स आल्सो अ नेशनैलिटी, इट्स आल्सो एन आइडेंटिटी। सहूनियत ने शुरू किया था, लेकिन ये किन्होंने किया था? मसीहियों ने, क्रिश्चियन सहूनी, जो मसीही क्रिश्चियन सहूनी जो अमेरिका में बैठे हुए थे, उनका असल में ये मकाला था कि दुनिया के जितने भी यहूदी हैं ना, इनको प्रॉमिस लैंड में वापस भेजो, तो फिर ना मसाया वापस आएगा। और इसीलिए यहूदियों से पहले अमेरिका से क्रिश्चियन ने जाकर आबाद होना शुरू कर दिया था फ़लस्तीन में। और उसके बारे में मार्क ट्वेन अमेरिका के बहुत बड़े एक राइटर हैं। तो जब उन्हें पता लगा ना मार्क ट्वेन को कि लोग इस तरह ना मज़हब की बुनियाद पर जाना शुरू हो फ़लस्तीन, तो बड़ा उसको मायूब लगा। और वो भी फ़लस्तीन गया देखने के ये लोग क्या कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर। तो उधर जाकर फिर उसने एक रिपोर्ट लिखी कि इनके तो बड़े ही बुरे हालात हैं, क्योंकि वो लोग तो कहते हैं ना कि जज्बे में आकर चले गए, लेकिन जब जज्बे में आकर फ़लस्तीन पहुँचे तो वहाँ पर तो कोई इनका ख्याल रखने वाला ही नहीं था। दूसरा, अब वो लोग उठ के गए पेंसिल्वेनिया से, जहाँ पर जनाब अली लश ग्रीन सब कुछ फ़लस्तीन सहरा। तो मार्क ट्वेन ने फंड रेजिंग करके इन लोगों को वापस पहुँचाया। और उसके बाद फिर यहाँ पर, लेकिन वही बात आ गई ना कि अब एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है, और वो ट्रिकल करके जब यूरोपियन ज्यूज़ के अंदर गई है ना, उसके अंदर फिर इट वॉज़न्ट ओनली गोइंग बैक टू द प्रॉमिस्ड लैंड, उसके अंदर फिर उसने अपने आप को ना वो किया, उसने अपनी शक्ल सूरत सब तब्दील की है, अथॉरिटेरियन वो बन गई। यानी शुरू में उनका यही था कि जी यहूदियों के हालात बड़े ख़राब हैं यूरोप के अंदर, तो हमें अपनी जो है ना अर्द मुक़द्दस में वापस जाना होगा प्रॉमिस्ड लैंड में वापस जाना, वी आर ऑप्रेस्ड, तो अब हमें जाना है। ठीक है। और हम लोग बेसिकली देखते हैं, पढ़ते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन का,
लेकिन बाल्फोर डिक्लेरेशन के हम ये नहीं देखते कि उसके नाक़दीन कौन थे, उसको कौन उसको नेगेट करने वाले थे। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि ख़ुद एक यहूदी था, उसने बोला कि सहूनियत इज़ एंटीसेमिटिज़म, कि सहूनियत की वजह से जो यूरोप में यहूदी रह रहे हैं इनके ये सिर्फ हालात बदतर करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वही बात की ना कि सहूनियत ने मज़हब और कौमियत को इकट्ठा कर दिया था, और कौमियत के लिए आपको ज़मीन चाहिए, और ज़मीन किधर है? फ़लस्तीन में। तो एडविन मॉन्टेग्यू का ये आर्गुमेंट था कि सहूनियत की वजह से ये तमाम यहूदियों को मजबूर कर देगी कि अगर कोई यहूदी है वो बरतानिया ब्रिटिश सिटीज़न है, लेकिन क्योंकि वो यहूदी है, अब उसकी कौम भी यहूदी है, तो वो फ़लस्तीन में इसराइल का भी शहरी है। तो उसका आर्गुमेंट यही था कि ये हमारे लिए यानी नुकसानदेह है। लेकिन बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, एलियात आने शुरू हुए, और फिर 1948 के अंदर इसराइल बन भी गया, और ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे इसराइल के टिल 1979। और आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन, इनकलाब जो आया, उसका तो बेसिकली था ही यही ख़ुमैनी का, कि हमने बरतानिया की जितनी भी बकाया जात है ना, उससे इस इलाके को पाक करना है, जिसके अंदर फिर आपके अरबी शेख भी आ गए, तब उनसे भी टसल शुरू हो गई, और फिर आपके इसराइली भी थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ये भी बरतानिया के बकाया जात हैं। तो इसराइल जो बात कह रहा है कि हमें ईरान से एक ख़दशा है, वो ख़दशा उनका दुरुस्त है, क्योंकि वही बात आ गई ना कि ईरान ने अपनी हेजेमनी बरकरार रखनी है, बनानी है इस रीजन में, और इसलिए उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी है। इसराइल के पास माँ सिवाय अमेरिका के और कोई भी नहीं है, और इसराइल ख़ुद तो जंग लड़ेगा नहीं, क्योंकि ख़ुद वो किस तरह से लड़ सकते हैं। यानी मैं देख रहा था बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी नेतन्याहू नहीं है, उसका नाम चेंज किया हुआ है, मिलिकोव्स्की नाम है उसका समय, बेंजामिन मिलिकोव्स्की नाम तब्दील किया हुआ है। वो लोग नहीं है, दे आर यूरोपियंस, पोलिश है। आप पूरी इसराइल की इस वक्त काबीना उठाकर देख लेना, या कनेसेट में जो लोग बैठे हैं, दे आर ऑल यूरोपियन ऑफ यूरोपियन डिसेंट। कोई भी उनमें से पर्शियन डिसेंट का नहीं है, हालांकि पर्शिया से सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप गया था यहूदियों का इसराइल में, कोई भी पावर में नहीं है। मोरक्को से कितने गए थे, इथियोपिया से कितने गए थे। इथियोपिया वालों का भी बुरा ही हाल है, बुरा ही हाल है। तो ईरानी इस वक्त की जो रजीम है वो इसराइल को एज यहूदियों की स्टेट, जूश स्टेट नहीं देखती। वो कहती है नहीं, ये यूरोपियन कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, ज़ायनिस्ट जिसे वो कहते हैं, ज़ायनिस्ट सहूनियत जिसे वो कहते हैं, कि पावर में सारे कौन है? यूरोपियंस, पर्शियंस नहीं है, पर्शियन ज्यूज़ नहीं है। हालांकि तारीख़ में अभी तक सबसे अनब्रोकन जो जूश सेटलमेंट है वो पर्शियंस की है, पर्शियन ज्यूज़ की है, वो नहीं है पावर में, हालांकि वो भी हिजरत करके गए हुए हैं इसराइल। तो फॉर ईरानीज़ उनका यही इस वक्त मकाला है कि जब तक इसराइल रहेगा इस रीजन में कभी वो नहीं आएगा, अमन नहीं आएगा। और इसराइल को इस इलाके में रहना है, और इसराइल के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। फिर वो इनका यार एक अजीब सा रैबे शनेरसन है, वो मुझे याद है, उसकी याद देखी होगी आपने भी वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 90s की, कि उसे हाथ पर कह रहे कहते चंद घंटे रह गए मसीहा के आने में, तुमने अभी तक तैयारी नहीं की। तो वो क्या बातें हैं, यानी और यहाँ पर भी ना एक वेरी डिफरेंट जूइश थॉट है कि कुछ जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, जो कि सिर्फ जो
तालमुद को ज़्यादा नहीं सीरियसली लेते, ठीक है, जो सिर्फ पेंटाट्यूक को मानते, जो जिन्हें कहते हैं 5 बुक ऑफ मोसेस। वो कहते हैं कि इसराइल का ये जो सहूनियों ने किया है कि इसराइल पहले बना लिया है और अब हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि मसीहा का ज़हूर हो जाए। वो कहते हैं ये इन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ ना वो तो कहते हैं ऐलान जंग किया, वो ये जो लैंड इन्होंने लिया है ये अगेंस्ट है हमारे असूलों के। हाँ, उन्होंने कहा कि खुदा ने इसराइल को ख़त्म किया और खुदा ही इसराइल को दोबारा बनाएगा। ये जो इन्होंने हरकत की है, ये इन्होंने एक टाइप की ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड कर दी है, ज़बरदस्ती धौंस के साथ, कि मसीहा नहीं आ रहा तो हम हालात ऐसे पैदा करेंगे मसीहा आ जाए। तो और ये मैं काफ़ी देर पहले सुन भी रहा था कि 2030 तो यहूदियों की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक उनके मसीहा ने 2030 से पहले नाज़िल लाजमी होना चाहिए। उनकी अपनी कोई कैलकुलेशन है, वो काफ़ी देर पहले मैं इसके ऊपर कर रहा था रिसर्च, क्योंकि जब मसीहा ने आना है तो मादी के जितने भी यहूदी हैं ना, उनको आकर मसीहा ने ज़िंदा करना है, और उस ज़िंदा करने में लगने हैं 210 साल, ठीक है। तो 2023 से अगर बाद में आ गया तो, और दूसरा ये है कि 210 साल क्यों लगने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहूदियों के कैलकुलेशन के दुनिया ने ना इस 6000 साल तक इसकी उम्र है, और अगर 2030 से ऊपर चला गया तो वो उनकी कैलकुलेशन सारी ख़राब हो जाएगी। तो जिसकी वजह से अब आप देखेंगे दुनिया में एक हिजान, लाकानूनियत बढ़ना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस पे क्राइसिस आना शुरू हो गया। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक क्राइसिस है ना जिहाद, वो है जो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, फूड शॉर्टेज का। फूड शॉर्टेज का बड़ा सीरियस क्राइसिस आ सकता है दुनिया में। अगर गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, डी-डॉलराइजेशन फाइनलाइज हो जाती है तो उसके दरमियान जो एक गैप आएगा ना केओस का, उसके अंदर जो इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों का, डेविस कार्टेल का हमेशा से एक आइडिया भी रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी शायद ये इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी हम लोग कर लें, इजी करें। बहुत अवाम हो गई है, बहुत अवाम। यानी आप देख लो ना यार, यानी ये पाकिस्तान में देख लो कितनी 2022 से लेकर आपका एक ओवर्टली आपने अपनी दिखानी शुरू कर दिया नौ दौलती ने अपनी दौलत, जहाँ पे मेजॉरिटी के वसाइल, पॉवर्टी हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक सर्टन तबके का लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा पुरतायुश होना शुरू हो गया। और दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, ये आप बरतानिया में भी चले जाएं, यूएस में तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका हुआ है, और इवन दुबई के अंदर भी इस जंग से पहले हमें पता है कि दुबई में कौन हु वर द मेन बेनिफिशरीज ऑफ दुबई। तो ये जंग एक वही बात आ गई कि हमने शुरू में सवाल किया था कि जंग अभी क्यों शुरू की गई है। 2026 है, लगभग अब आपके पास 4.5 साल रह गए हैं 2030 होने में, और 2030 से पहले किसी तरीके से इन्होंने यहूदियों ने अपने मसीहा को बुलाना है, नाजिल करना है, वजूद में लेकर आना है, पता नहीं कैसे करना है। और दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्होंने अपनी सुपर स्टेट इसराइल की बनानी है, जहाँ पर, और उससे पहले एंटी क्राइस्ट का आना ज़रूरी है। एंटी क्राइस्ट का, अच्छा अब यहाँ पर ना पता बड़ा थोड़ा सा चैलेंज है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, अब यहाँ पे ना ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहते हैं कि यहूदी जब अर्ज़ मुक़द्दस वापस जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग होगी। प्रॉब्लम अब ये है कि यहूदियों के लिए तो जीसस क्राइस्ट मसीहा है ही नहीं जी। चैलेंज सबसे बड़ा अब ये है कि यहूदियों के लिए उनका अपना एक मसीहा है। यानी मैं आपको चले यहूदियों की तारीख़ में से एक छोटा सा बता देता हूँ कि
यसू मसीह के बाद इन्होंने जब इनकार किया कि ये मसीहा नहीं है, तो इन्होंने आखिरी दफ़ा जब रोम के साथ इनकी जंग हुई, काइंड ऑफ आज़ादी की जंग थी, वो हुई थी लगभग 132 में। तो इनका लीडर था साइमन बार कोखबा। उससे इन्होंने अनॉइंट किया था द मसीहा, ठीक है। यानी वो बंदा यहूदी ने कहा कि ये हमारा मसीह है। यानी अगर मैं नटशेल का कहूँ ना कि यहूदियों में और अर्ली क्रिश्चियन में फ़र्क क्या था, तो क्रिश्चियंस वो यहूदी थे जिन्होंने जीसस को क्राइस्ट मान लिया, ठीक है। लेकिन ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर क्रिश्चियंस और यहूदी अब अलग हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो यहूदी ने जब अब आखिरी दफ़ा आज़ादी की कोशिश की रोम से लेने की, तो साइमन बार कोखबा था, एक बंदा था जिसको अनॉइंट किया गया मसीहा कि ये हमारा मसीहा है। लेकिन उसकी 4 साल हुकूमत रही और उसको फिर रोमन्स ने पकड़ के ना एग्जीक्यूट वगैरह कर दिया, वो नाकामयाब हो सके, कामयाबी ना इनको मिल सकी। तो ये यहूदियों का हमेशा से एक रहा है कि उनकी ना एक, क्योंकि जूडाइज़्म हमेशा से ना एक इनकी, अगर मैं तारीख़ में थोड़ा सा जाए ना, तो जब इनको पर्शिया से जब ये वापस आए थे, इनको सारे कबीर ने इनको वापस भेजा कि जाओ जाकर तुम लोग अपना हैकल दोबारा बना लो। उसके बाद से ना ये हमेशा से एक मैसियानिक रिलीजन बन गया हुआ है कि इनका एक वन मसीहा आएगा, वो जैसा मैट्रिक्स के अंदर भी है ना, नियो, इनका वही आइडिया है कि वो द वन आएगा और उसके बाद हमारी पूरी दुनिया में हुक्मरानी होगी, यानी पूरी दुनिया में हमारा सिक्का चलेगा। ये इनकी 2500 साल से एक, मैं काविश कहूँ या ख्वाहिश कहूँ, लेकिन ये इनकी हमेशा से रही है, जिसकी वजह से वही मैंने ये जिस तरह रोम के अंदर इन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया, फिर मेडिवल यूरोप के अंदर इनका काफ़ी असर रसूख रहा, और अब मॉडर्न दौर में अमेरिका के अंदर। तो इन्होंने यानी असर रसूख से अपना बना लेते हैं, लेकिन इन्हें क्या चाहिए? हुक्मरानी, दुनिया पे हुक्मरानी चाहिए इन्हें। और ये उसकी कोशिश ये वाज़े तौर पर इन्होंने बताने भी शुरू कर दी है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू की आप जो स्पीचेस सुने तो बेसिकली पता लग रहा है कि उन्होंने दुनिया को तैयार करना शुरू कर दिया कि हमारे अज़ाइम क्या हैं। ईरान पे हमला हमने क्यों किया कि हमें कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, मुकाबला नहीं चाहिए। और ईरानियों के साथ इनका शायद मसला भी यही है कि इनकी ईरानियों के साथ जो तारीख़ है, उस तारीख़ की नज़र में इनको लगता है कि ईरानियों से इनको वो मुकाबला मिल सकता है जिससे इनके अज़ाइम को काफ़ी ठेस पहुंच सकती है। तो ईरान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह भी, ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। ईरान ने अगर न्यूक्लियर बम बनाना होता ना, तो इसने अहमदीनेजाद के दौर में बन चुका होता। ईरान ने अगर बनाना होता, अगर ईरान सीरियस होता, या मुझे आई थिंक खुमैनी का था या आयतुल्लाह खुमैनी का का ही फतवा था कि न्यूक्लियर बम वो है, हराम है। और मुझे आज भी याद है कि मेरे स्कूल में मेरे शिया दोस्तों के साथ इस पर बड़ी बहस होती थी कि न्यूक्लियर बम जो है उनसे वो हलाल नहीं हो सकते। और इस पर डिस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमैनिटी है ना, मासूमों की डिस्ट्रक्शन है। तो वो अगर उन्होंने बनाना होता तो वो बना सकते थे अब तक। लेकिन वही बात आ गई ना कि ईरान ने काफ़ी सालों तक इस पत्ते को चलाते रहे हैं वो मगरिब के सामने, कि अगर तुमने, वही बात आ गई ना कि जिस तरीके से अली लारीजानी ने अपने थीसिस में लिखा हुआ है कि वो कंफर्म नहीं कर रहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, तो उसके लिए वो ये पता दिखा रहे हैं उनको कि हम बना लेंगे, फिर हम बना लेंगे। और वो इन द एंड ऑफ द डे वही निकला जो अमेरिका ने इराक के ख़िलाफ़ बनाया था, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस का। सब झूठ, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। और यही मैं आपको बता दूं, ईरान के मामले में भी जो इन्होंने बनाया कि जो एक इतना अजीब सा, यार इन्होंने मार्को रूबियो ने बात कही कि हमें खदशा था कि इसराइल हमला करेगा ईरान पे और ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा हमारे ऊपर, तो हमने इसलिए पहले हमला कर दिया। वो बहुत मुज़क्का खेज़ बात थी। यानी मैं अभी तक ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि
इसराइल हमला करेगा और ईरान अमेरिका पे हमला करेगा, इसलिए हमने भी इसराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। तो इन द फोर्सिबल फ्यूचर जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना, 2026 बड़ा मुश्किल साल होने वाला है। काफ़ी अज़ाइम इनके पूरे हो भी सकते हैं। एक जो वही बात आ गई ना कि एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड जो कंट्रोल चाहिए एक सर्टन तबके को, जो कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर थोड़ा सा वो भी हुआ, एक्सपोज काफ़ी ज़्यादा चले एक्सपोज हुआ। उस तबके को ये सेंट्रलाइजेशन शायद मिल भी जाए, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो कहेंगे ना इनको अपोजिंग फोर्स जो इनको मिल सकती है वो है सिर्फ और सिर्फ मागा। और मागा को भी ये वीक करना चाह रहे हैं। मागा को इन्होंने फुल लगे हुए वीक करने पे, लेकिन मागा पीटीआई नहीं है। वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, वो आसानी से क्रश नहीं होगी, वो इतनी आसानी से क्रश नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ इन्हें पता नहीं है कि मागा की पेनिट्रेशन आर्म्ड फोर्सेस में है, ग्रास सोल्जर सेलर्स लेवल पे जिन बंदों ने बंदूकें उठाकर लड़ना है ना, उधर तक इनकी है पेनिट्रेशन। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश फुल करेंगे अपनी तरफ से। और वही बात आ गई कि यूरोप के हालात काफ़ी डार्क होने वाले हैं। बरतानिया और फ्रांस का तो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुका हुआ है। जर्मनी की वही बात आ गई कि जो हमने बात की थी कि अगर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होती है लोगों की, तो जर्मनी की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ख़त्म। और यहाँ पे फ़ायदा किसका होगा? चाइना की ईवीज़ का। चाइना ने देखें बड़ा कमाल का काम किया हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी बनाती है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया का चीन बना कर बैठा हुआ है। ईवीज़ भी सबसे ज़्यादा बना रहा है। हाँ जी। और पूरी कोशिश है, चीन की चाहत भी होगी कि भाई पेट्रोल युआन में हो। तो लेट्स सी, एक कश्ती की पेमेंट तो होगी युआन के अंदर, और अगर आगे जाकर युआन के अंदर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होनी शुरू हुई तो द एरा ऑफ डॉलर इज़ गॉन। देखें, सन 70 में, यानी मैं आज से यरूशलेम रोमियो ने कब तबाह किया? आज से 1930 साल पहले, हम लगभग 1900 साल पहले यरूशलेम तबाह कर दी रोमियो ने। एंड समहाउ यहूदी सरवाइव करके, ईरानी लोगों का भी कुछ ऐसा ही है। वो ईरान को जो आप कह रहे हैं कि सरवाइव कर जाएगा, ईरान की वर्स्ट के सिनारियो सरहदें शायद ना सरवाइव कर पाएँ, वर्स्ट के सिनारियो जो सरहदें हम ईरान की, लेकिन ईरान लोगों के अंदर सरवाइव कर जाएगा। यानी ईरानी करैक्टर, ईरानी सरवाइव कर जाएगा। ईरानी नहीं जाता, ईरान बेशक चला जाए, ईरानी नहीं जाता। इसकी ना एक बड़ी कमाल की एक मूवी थी, शायद आपने देखी, और 2004 में आई थी, ट्रॉय, ब्रैड पिट की और उसकी ऑरलैंडो ब्लूम की। तो ट्रॉय वही है कि यूनान के ख़िलाफ़ जंग होती है, यूनानी हमला करते हैं और ट्रॉय पूरा तबाह कर देते हैं। तो उसका आखिरी सीन था बड़ा इम्पोर्टेंट, क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स के बाद वाला सीन था। तो जो ट्रॉय की जो आवाम बच गई होती है ना, वो भाग रही होती है, निकल रही होती है, और जो ऑरलैंडो ब्लूम का कैरेक्टर है ना, उसका वो ना अपने जो ट्रॉय की तलवार है, वो एक ना लड़के को थमाता है और उसे कहते हैं दिस इज़ ट्रॉय। कहता है मेरे बाप ने कहा था जब तक ये तलवार किसी ट्रोजन के हाथ में होगी ना, ट्रॉय हमेशा जिंदा रहेगा। तो ईरान का भी कुछ ऐसा ही है कि आप ईरान की सरहदें शायद तब्दील कर दें, लेकिन ईरानियों को आप नहीं इरानियंस को, उनको नहीं आप ख़त्म कर सकते। यानी वही बात आ गई, तारीख़ अगर हम लोग देखें,
ईरानियों की काफ़ी, क्योंकि ईरान बेसिकली ना इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है, यानी आई थिंक 10-11 कबीले हैं ये ईरानी ट्राइब्स, जिसमें पार्थियंस भी आते हैं, पर्शियंस भी आते हैं, तुरानी भी आते हैं, ये बलूचिस्तान इसे कुर्द हैं थोड़े से, कुर्द, हाँ जी, बलोची हैं, अज़ेरी भी हैं, वो बेसिकली ईरानी ही लोग हैं, दे आर इरानियन ट्राइब, अज़ेरीज भी बेसिकली ईरानी ट्राइब है। तो ये बेसिकली ईरान इज़ अ ग्रुप ऑफ 10-11 ट्राइब्स। जब तक ये है तब तक ईरान है। तो इनको आप उस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ईरान सर्वाइव कर जाएगा कि नहीं। और इसके अंदर आज 19वां दिन है जंग का, और जितनी बौखलाहट का शिकार इस वक्त इसराइल और अमेरिका हैं इस जंग के अंदर, इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट वीक तक, ईद के बाद ईरान विल स्टार्ट टेकिंग प्रोग्रेसिव स्टेप्स अगेंस्ट दिस वॉर। और बेस्ट के सिनारियो ईरान विन्स दिस वॉर, बेस्ट के सिनारियो। और ईरान का विनिंग द वॉर का मतलब पता है क्या है? सर्वाइवल, सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइव करना। तो ये लेजेंड बन जाएगी। इसका बिल्कुल वही नतीजा निकलेगा जो 1905 में रशियो जापानीज़ वॉर का निकला था, कि रशिया जंग हार गया एक बहुत ही छोटे जजीरे नुमा सल्तनत से, एक इतनी बड़ी सल्तनत एक छोटे से सल्तनत से जंग हार गया, और उसकी इतनी हजीमत उठाई रशिया ने, इतनी ज़मीन उसको देनी पड़ी जापान को, कि वो जंग 1905 की 12 साल बाद रशिया की मोनार्की को ले डूबा। वन ऑफ द रीजंस बन गई थी वो। उसके बाद इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 1 भी रीज़न बन गई, लेकिन दैट वाज द नंबर 1 वन ऑफ द टॉप रीजंस। तो अमेरिका की बहुत मैं कहूँगा साख इस वक्त दाव पर है। और जो जिल्लत अफ़गानिस्तान में उठानी पड़ी, अफ़गानिस्तान में जिल्लत कुछ नहीं थी, ये बहुत बड़ी हो गई। हाँ, तो जिहाद अफ़गानिस्तान में तो जिल्लत और हजीमत इन्होंने उठाई नहीं है। हमने बात भी की थी कि जिस तरह काबुल में इन्होंने एग्जिट किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन वो जंग एक उसके पीछे रीज़न था, वजह थी बहुत बड़ी। इस जंग के पीछे रीज़न कोई नहीं है, रीज़न कोई नहीं है। आप बदमाशी करने गए हैं और जिसके साथ आपने बदमाशी करनी थी उसने आपको करा दी है। तो इससे जो ह्यूमिलिएशन, जो यानी मैं समझ नहीं आ रही कि जिल्लत से बड़ा लफ्ज़ क्या होगा। क्या जिल्लत है कि आप बगैर किसी वजह के गए और चपेड़े खा के आ गए हो, और आप सुपर पावर हो कहने को। और आप जब इधर से हार के निकलोगे तो आपका इमेज तो ये ऐसे नीचे जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म, आपका सुपर पावर स्टेटस चैलेंज हो जाएगा। वो चैलेंज हो चुका हुआ है, नेटो कर चुकी है, चैलेंज कर चुकी है, और इसका फ़ायदा उठाएगा चाइना और रूस। यस, जो कि एक भी उन्होंने गोली भी नहीं चलाई, एक गोली नहीं चलाई चाइना ने, और वो जीत रहे हैं। दे आर विनिंग दिस। और इसके अंदर ईरानी कौम जो है ना वो हिस्ट्री तारीख का हिस्सा बन जाएगी कि इनके साथ टकराई थी, इनके साथ टकराया था अमेरिका और पाश पाश हो गया। हाँ जी, वाह। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं, इसको आप हमें फॉलो करते रहें। हम इस हवाले से डिस्कशंस करते रहेंगे, यही हमारा काम है। गुड बाय।